हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने जुलाई माह के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जो एग्जाम की दृष्टि से मुझे लगा कि जरूरी है मैंने कवर किया है। तो इस वीडियो में पूरे जुलाई माह का फैक्ट्स आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। अब इसमें क्या है कि अगस्त माह से मैंने करंट अफेयर्स वीकली करंट अफेयर्स सीरीज शुरू किया था, लेकिन वीडियो बनाने के दौरान मैंने यह भी कहा था एक वीडियो में जो 67 बीपीएससी पीटी की स्ट्रेटजी से संबंधित था, वो वीडियो मैंने कहा था कि 10 महीने का कम से कम करंट अफेयर्स तैयार करके विद्यार्थियों को जाना चाहिए, और खासकर अंतिम 4 जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस 4 माह के करंट अफेयर्स को बिल्कुल डाइजेस्ट करके और जाना चाहिए, क्योंकि देखा गया पिछले 2-3 सालों में कि अंतिम 4 माह के जो करंट अफेयर्स होते हैं उनसे काफी क्वेश्चंस आए रहते हैं। तो हालांकि मैंने अगस्त माह से अपना वीकली करंट अफेयर्स शुरू किया, लेकिन मुझे लगा कि ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जुलाई माह के करंट अफेयर्स को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो इसीलिए मैंने जुलाई माह के करंट अफेयर्स पर कॉन्सेंट्रेट किया है, और ये पूरा वीडियो पूरी जुलाई माह के समस्त करंट अफेयर्स को कवर करता है। आइए देखते हैं इस मंथ में क्या है आपके लिए। फास्टर, FASTER, फास्टर, इसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये फास्टर का फुल फॉर्म है, आपको इसको याद रखना है वास्तव में क्या ये। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको रिलीज किया है ताकि जेल के अधिकारी बेल और दूसरे आदेशों को तत्क्षण या तेजी से अपने आदेश को ट्रांसमिट कर सके। तो इससे क्या होगा, इससे प्रशासनिक दृष्टि से काम जल्दी होगा। तो आप समझ रहे हैं, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, फास्टर को रिलीज किया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य बेल और दूसरे आदेशों को जितनी जल्दी हो सके दूसरे ऑफिस तक पहुंचाया जा सके। तो आपको फास्टर का फुल फॉर्म याद रखना होगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। दूसरा, शील्ड अभ्यास। शील्ड अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ है? भारत, श्रीलंका और मालदीव। आपको याद रखना है, शील्ड नौसैनिक अभ्यास भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच संपन्न हुआ। तीसरा, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, यह कहां खोला गया है? क्वेश्चन नंबर 1, वाराणसी। किस देश के सहयोग से खोला गया है? क्वेश्चन नंबर 2, जापान के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 3, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर क्या है? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो बनारस में खोला गया है, वाराणसी में, वो बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस हॉल है या फिर एग्जीबिशन या फिर दूसरे किसी प्रकार के कंसर्ट के लिए यह एक ऐसा स्थल है जिसे जापान की सहायता से वाराणसी में खोला गया है। रुद्राक्ष। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। MH-60R क्या है ये? पहला क्वेश्चन, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। किससे भारत ने इसे खरीदा है? किस देश से? अमेरिका से। ये 2 प्रश्न बनते हैं, आपको ध्यान में रखना है। MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसे भारत को हाल में सौंपा गया, अर्थात जुलाई माह में सौंपा गया। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका से भारत ने इसे खरीदा है। अब आइए देखते हैं क्या है। इजराइल की कंपनी NSO ग्रुप द्वारा विकसित पेगासस स्पाईवेयर। पेगासस क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 स्पाईवेयर है। दूसरा, किसके द्वारा, किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? क्वेश्चन नंबर 2 NSO ग्रुप। यह कंपनी कहां की है? इजराइल की है। काफी चर्चा में पेगासस स्पाईवेयर था, और आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल गठित किया है पेगासस संबंधी जांच के लिए, क्योंकि कई देशों की सरकार को, जिसमें भारत भी शामिल है, पर यह इल्जाम है कि अपने विरोधियों या फिर मीडिया हाउसेस या बिग गन्स के लिए या फिर के एक बारे में जासूसी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया विभिन्न सरकारों द्वारा। तो भारत में भी काफी चर्चा में था, और भारतीय सरकार पर भी आरोप है। तो यह काफी चर्चा में है और आपको ध्यान में रखना होगा। NSO ग्रुप कहां की कंपनी? इजराइल की। मैं जानबूझकर थोड़ा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपका आसानी से रिवाइज
आप कर लें और आपको याद हो जाए। आगे देखिए क्या है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। पहले क्या था, सिर्फ ये 3 था, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। इसका ऑर्डर भी आपको याद रखना होगा और यह भी याद रखना होगा कि क्या जोड़ा गया है ओलंपिक, विश्व ओलंपिक समिति द्वारा क्या जोड़ा गया है, टुगेदर जोड़ा गया है। तो ओलंपिक का आदर्श वाक्य अब यह हो गया। छोटा सा एक वीडियो मैंने बनाया था इस पे जब यह न्यूज आया था जुलाई में, तो अलग से 1 मिनट का वो वीडियो था, शॉर्ट वीडियो। फिर आज इसको मैं रिपीट कर रहा हूं, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। अब यह आदर्श वाक्य है ओलंपिक का, इसमें टुगेदर को जोड़ा गया है। टुगेदर को जोड़ा क्यों गया है, जो एपिडेमिक हुआ है, जो पैंडेमिक हुआ है एक्चुअली कोविड की वजह से, तो एकजुटता दिखाने के लिए वैश्विक स्तर पर इसको सिंबॉलिक वे में जोड़ा गया आदर्श वाक्य में। प्रोजेक्ट 75I का संबंध नौसेना एवं पनडुब्बियों के निर्माण से है। प्रोजेक्ट 75I क्या है, इसका संबंध किससे है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री से, ऐसे समझिए, या फिर नौसेना से, या फिर समझिए पनडुब्बियों के निर्माण से। अर्थात किसी भी तरह से क्वेश्चन बनाए आपको ध्यान में रखना है क्या प्रोजेक्ट 75I क्या है। यह चर्चा में था इसलिए मैंने इस न्यूज को सिलेक्ट किया। और आइए आगे देखते हैं क्या है। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने लिवरपूल, ब्रिटेन का एक शहर लिवरपूल का विश्व धरोहर का दर्जा समाप्त किया। आमतौर पे हम क्या याद रखते हैं कि किसी देश को, किसी शहर को, किसी स्थान को, किसी भी जगह को, मॉन्यूमेंट को विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है, उसको हम लोग याद रखते हैं। यहाँ पे क्या है, विश्व धरोहर का दर्जा वापस लिया गया, किसका, लिवरपूल का, ब्रिटेन के लिवरपूल का, यूनेस्को द्वारा। थोड़ा यूनिक है ये न्यूज, इसलिए जरूरी है परीक्षा की दृष्टि से। अब आइए देखते हैं आगे क्या है। भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा यह घोषणा की गई क्या, गोल्ड मेडल जीतने वालों को ओलंपिक में 75 लाख, सिल्वर मेडल जीतने वालों को 40 लाख और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालों को 25 लाख पुरस्कार की राशि दी जाएगी। आमतौर पे हम किसी भी स्पोर्ट्स या किसी इवेंट से संबंधित जो भी बहुत चर्चित बातें होती है उसको याद रखते हैं, और कई बार उससे थोड़ा हटकर कुछ ऐसी बात भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में जिसके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं। तो थोड़ा आप इसको भी याद रखेंगे कि इनाम की राशि जो घोषित की गई है इस बार, वो गोल्ड मेडल के लिए 75, सिल्वर के लिए 40 और ब्रॉन्ज के लिए 25 लाख है। अब आइए आगे देखते हैं क्या है। तेलंगाना का रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर, रुद्रेश्वर को भी रुद्रेश्वर मंदिर का ही दूसरा नाम है रामप्पा मंदिर, यूनेस्को की विरासत सूची में इसे शामिल किया गया है। यह कहां पे है, तेलंगाना में है रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर। एक्चुअल में किसका मंदिर है, किस देवता को समर्पित है ये, यह प्रश्न आपके लिए है, आप कमेंट सेक्शन में इसको बताएंगे। यूनेस्को की विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है रामप्पा मंदिर को, जो तेलंगाना का है, तेलंगाना में है। कांडला पहला ग्रीन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है कांडला, और ये कहां पे है, गुजरात में। यहीं पे एक और तथ्य है, धोलावीरा कच्छ जिला गुजरात में है, इसको भी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। धोलावीरा आप जानते हैं ये हड़प्पा, एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल है जो काफी चर्चा में रहता है हिस्ट्री वालों के बीच भी, और यहाँ पे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, इसलिए भी आपको इसको याद रखना है, कच्छ जिला गुजरात। आगे देखते हैं निसार उपग्रह, इसरो और नासा, भारत का इसरो और अमेरिका का नासा, इन दोनों का संयुक्त मिशन है निसार उपग्रह, जिसको लॉन्च किया जाना कब है, 2023 में इसको लॉन्च किया जाना है। और आगे देखते हैं लोकमान्य तिलक पुरस्कार। अब वह बात नहीं, अब वह समय चला गया कि जितने प्रोमिनेंट पुरस्कार हैं, प्राइजेस, सिर्फ उसको याद करना। अब एग्जाम में आप देखेंगे कुछ ऐसे एब्सर्ड या फिर लेस नोन जो काफी चर्चा में न हो, वैसे पुरस्कार की भी चर्चा रहती है, मतलब क्वेश्चन के रूप में उसे पूछा जाता है। तो आपको इन बातों को ध्यान में रख के अपनी तैयारी करनी है। और यह लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो उतना चर्चित तो नहीं है, भले ही वे व्यक्ति काफी चर्चित और माननीय हैं, लोकमान्य तिलक,
तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार साइरस पूनावाला को इसके लिए चुना गया है लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के क्या है संस्थापक हैं। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन, कोविड वैक्सीन के लिए काफी चर्चित रहा है और आगे भी अभी रहेगा, क्योंकि पैंडेमिक अभी गया नहीं है। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के संस्थापक साइरस पूनावाला, यह पर्सनालिटी अपने आप में काफी चर्चित हैं पिछले 1-1.5 साल से। तो इन्हीं को इस लोकमान्य तिलक पुरस्कार से नवाजा गया है। इसलिए यह पुरस्कार भी और यह संस्था भी और यह व्यक्ति भी तीनों महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आइए आगे देखते हैं क्या है 2032 समर ओलंपिक। 2032 का समर ओलंपिक कहां पे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में निर्णय लिया गया है। समर ओलंपिक 2032 का कहां पे? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा इंद्र-21 भारत रूस के बीच यह सैन्य अभ्यास कहां पे हुआ है? वोलोग्राड रूस में। नाम क्या है सैन्य अभ्यास का? इंद्र-21, याद रखना है। दूसरा। तीसरा शहरोज काशिफ, ये पाकिस्तान के हैं। शहरोज काशिफ ये पाकिस्तान के पर्वतारोही हैं। इन्होंने K2 पर, इनफैक्ट ऐसा समझिए कि सबसे कम उम्र के ये पर्वतारोही हैं जिन्होंने K2 पर चढ़ने का महान कार्य किया है। अर्थात K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हैं कौन? शहरोज काशिफ फ्रॉम पाकिस्तान। आइए अब देखते हैं अगला क्या है कुछ खास एग्जाम के लिए। दुनिया के एकमात्र दैनिक समाचार पत्र, थोड़ा और लग रहा है सुनने में, जानबूझ के यहाँ पे कुछ छोड़ा गया है और जो आपको बताना है, दुनिया के एकमात्र दैनिक समाचार पत्र सुधर्म के संपादक केवी संपत का निधन। अब यह जो समाचार पत्र है सुधर्म, इसके संपादक केवी संपत, इसमें ऐसी क्या खास बात है जिसे मैंने सिलेक्ट किया? तो दुनिया के एकमात्र दैनिक समाचार पत्र किस भाषा का है ये समाचार पत्र जिसके संपादक केवी संपत का निधन हुआ है? यही खास बात है इसमें जो आपको बताना है कि यह दैनिक समाचार पत्र, दुनिया का एकमात्र दैनिक समाचार पत्र जो सुधर्म है, वह किस भाषा का समाचार पत्र है जिसके संपादक केवी संपत का निधन हुआ है। यह आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप बड़ा आसान काम है आपके लिए। इसी बहाने आपको, अगर आप ढूंढेंगे, आपको याद भी हो जाएगा। मैंने आपका ध्यान इधर आकर्षित किया। दूसरा अभिमन्यु मिश्रा, सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर। 2 को प्रश्न, सबसे कम उम्र के 12 वर्ष 4 महीने 25 दिन के हैं ये, सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो कौन है इनमें से जो सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? क्वेश्चन नंबर 1, वह व्यक्ति अभिमन्यु मिश्रा, वह किस देश के हैं? तो नाम से देखिए क्या है, अभिमन्यु मिश्रा, लेकिन वास्तव में ये यूएसए के हैं, यूएसए के नागरिक हैं। तो आपके लिए यह दूसरा प्रश्न इसमें बनता है। अब आगे देखिए, बगराम एयरबेस काफी चर्चा में था जुलाई में। इस तरह के प्रश्न आते हैं कि अभी हाल में यह एयरबेस काफी चर्चा में था, यह किस देश से संबंधित है? आप याद रखिए अफगानिस्तान से। क्यों चर्चा में था? थोड़ा आईक्यू अगर आप लगाएंगे तो समझ जाएंगे। 20 वर्ष बाद अमेरिकी सैनिकों की यहाँ से वापसी हुई है अमेरिका, इसीलिए बगराम एयरबेस काफी चर्चा में था। और उसके बाद आपने सुना होगा, आपने देखा होगा और जाना भी होगा, अफगानिस्तान को तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। तो बगराम एयरबेस कहाँ पे है? अफगानिस्तान। अब आइए देखते हैं क्या है। केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र और राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। कोरोना के इस काल में पिछले 1.5 सालों में कई ऐसे संस्थान जो पहले कभी चर्चा में नहीं रहते थे अभी चर्चा में हैं। और देखा यह गया है कि जो भी एग्जाम इस दौर में हालांकि कम हुए, अब तो एग्जाम होना शुरू हो गया है, इन संस्थान का नाम पूछा जा रहा है या कहाँ पे ये लोकेटेड है यह पूछा जा रहा है। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपनी पढ़ाई करेंगे। अभी फिलहाल मैं जुलाई मंथ की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपका ध्यान इधर दिलाता हूँ, आकर्षित करता हूँ। ये केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कसौली में है
कसौली है हिमाचल प्रदेश में। राज्य या स्थान जो भी पूछे आपको याद रखना होगा। केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला कहाँ पे है? कसौली, हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र बहुचर्चित है और आगे भी रहेगा जब तक कोरोना रहेगा। ये कहाँ पे है? पुणे में। और राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पे है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान। एक्चुअली ये चर्चा में क्यों था? इन जगहों पे कोविड वैक्सीन के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला लैब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्थापित किया था, इसीलिए काफी चर्चा में था। कोविड वैक्सीन के परीक्षण के लिए लैब यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो इन संस्थाओं को आपको, और जगह कहाँ पे है ये, कहाँ पे है ये, इनको याद रखना है। 2020-21 में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ अव्वल रहा, प्रथम स्थान। याद रखिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में ऐसे प्रश्न आते हैं। शीर्ष उत्पादक राज्य कौन है? आपने देखा होगा अक्सर एग्जाम में एक प्रश्न तो ऐसा रहता ही है। तो कोयला उत्पादन में 2020-21 में, 2020-21 का मतलब 2020 में, कंफ्यूज नहीं होना है। 2021-22 का मतलब 2021 का डेटा 2022 में आएगा। इसका मतलब है कि 2020 में या वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस 2020-21 में कोयला उत्पादन में 19-20 के मुकाबले ये कमी आई है। क्या जो भी हो, लेकिन छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है कोयला उत्पादन में। अब देखिए कोविन, ये काफी चर्चा में है और अभी रहेगा जब तक कि वैक्सीनेशन, जो इंडिया का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, अर्थात सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो नहीं जाता। ये कोविन का फुल फॉर्म क्या है? कोविन का फुल फॉर्म क्या है? कई बार ऐसा होता है, अक्सर हम लोग, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स एंड टर्म्स हैं जिनके जो चर्चा में होते हैं और हम बार बार उनको बोलते हैं। जब उनके बारे में पूछा जाए तो हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस तरह से उसको पढ़ा ही नहीं होता है। तो देखिए क्या है इसका फुल फॉर्म, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है। यह क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ऐप है जिस पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं और फिर आप उस हॉस्पिटल का जगह ढूंढते हैं जो आपको अलॉट करता है, जहां जाकर आप क्या करते हैं? वैक्सीन लेते हैं। तो आपको याद रखना है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है कोविन का, और यह एक ऐप है। अब आइए देखते हैं क्या है। उष्णकटिबंधीय तूफान एल्सा। ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न आते हैं और कई बार जो बातें चर्चा में होती है वहां से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। कंट्री का नाम, करेंसी, या फिर उसका कैपिटल, या कहां पे है वो, किस कॉन्टिनेंट में है। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय तूफान एल्सा का संबंध कहां पे आया था? ये क्यूबा में आया था ये। अब यहाँ देखिए टोक्यो ओलंपिक की बात हम करें तो एमसी मैरी कॉम जो मुक्केबाज हैं, आप जानते हैं, मनप्रीत सिंह जो हॉकी प्लेयर हैं, ये दोनों टोक्यो ओलंपिक 2020 जो वास्तव में 2021 में संपन्न हुआ, टोक्यो ओलंपिक 2020 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज के वाहक थे। उद्घाटन समारोह में कौन? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और समापन समारोह में ध्वज वाहक कौन थे? तो बजरंग पुनिया जो कि पहलवान है, रेसलर है। तो याद रखना है, समापन समारोह में बजरंग पुनिया और उद्घाटन समारोह में एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। अब आगे देखते हैं क्या है। अब मत्स्य सेतु ऐप, यह फिर एक सवाल है जो आपके लिए है और बहुत आसान है। मत्स्य सेतु ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मत्स्य सेतु ऐप हालांकि बड़ा आसान है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया होगा। बट मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन थिंग अमंग कॉमन पीपल। तो आपको यह बताना है कमेंट सेक्शन में। दूसरा, नितिन गडकरी गोबर गैस से बने, गाय के गोबर से बने पेंट के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया किसके द्वारा? खादी ग्रामोद्योग कमीशन के द्वारा। थोड़ा सा यूनिक है ये फैक्ट, क्योंकि जैसे ही ब्रांड एम्बेसडर की बात आती है तो आप जानते हैं या तो फिल्म स्टार्स जेन में आता है या फिर स्पोर्ट्स मैन, क्योंकि आमतौर पे इन लोगों को ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है डिफरेंट एरियाज में। लेकिन यहाँ पे क्या है? नितिन गडकरी को खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा गाय के गोबर से बने पेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब एक और है जो चर्चा में था, वो क्या है? ग्रैंड इथोपियन रिनेशा डैम। यह काफी चर्चा में है क्योंकि मिस्र द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था, लेकिन इथोपिया द्वारा इस पर पुनः काम चालू किया गया है। यह रिनेशा डैम, ग्रैंड इथोपियन रिनेशा डैम
किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो नील नदी पर। अगला जो न्यूज है वो दिलीप कुमार, जिनका निधन हुआ है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने कलाकार। तो इनके बारे में कुछ तथ्य आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व हैं या यूं कहिए थे जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड 1994 में दिया गया। निशान इम्तियाज 1998 में पाकिस्तान द्वारा इन्हें दिया गया था, निशान इम्तियाज, जिसपे काफी विवाद भी हुआ था कि इन्होंने क्यों पाकिस्तान के द्वारा किसी पुरस्कार को या सम्मान को एक्सेप्ट किया। इसके अलावा पद्मश्री ने 1991 में दिया गया और पद्म विभूषण इन्हें 2015 में दिया गया। तो दिलीप कुमार के संबंध में, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सही है या कौन गलत है, इस तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आपको इस संबंध में इन बातों को याद रखना है। 1994 दादा साहब फाल्के, 1998 निशान इम्तियाज फ्रॉम पाकिस्तान, पद्मश्री 1991 और पद्म विभूषण 2015। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का शताब्दी का सिक्का, शताब्दी पूरा होने पर सिक्का जारी किया गया है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। वह किस देश ने सिक्का जारी किया? एक बार फिर समझ लीजिए, यह प्रश्न आपके लिए है और आपको कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देना है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए शताब्दी का सिक्का किस देश द्वारा जारी किया गया? अब अगला प्रश्न है, अगला फैक्ट है, यूं कहिए विंबलडन, जो आप जानते हैं 4 ग्रैंड स्लैम जो टूर्नामेंट्स होते हैं, आपको उन चारों को रट के जाना होगा। 2021 के जो 4 ग्रैंड स्लैम है, चारों को आपको रट के जाना है। यहाँ पे मैं विंबलडन की बात कर रहा हूँ। विंबलडन टेनिस महिला एकल खिताब एशले बार्टी को हासिल हुआ, कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। और पुरुष एकल खिताब किसको हासिल हुआ? नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं। स्पोर्ट्स से 2-3 प्रश्न आते हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। कोपा अमेरिका 2021 यह किसने जीता? अर्जेंटीना ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ही ब्राजील को हराकर कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल कप जीता है। दूसरा, यूरो 2020, जिसको यूएफा भी बोलते हैं, चैंपियनशिप, इसमें इटली ने ब्रिटेन को हराया। तो यूरो कप 2020 फुटबॉल का किसने जीता? इटली ने। और कोपा अमेरिका 2021 किसने जीता? अर्जेंटीना ने। भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहां खोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, गुजरात के कच्छ में। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। क्या इसकी कैपेसिटी होगी? 4750 मेगावाट। ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में प्रसाद परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यहां प्रसाद का अभिप्राय है, इस तरह से प्रश्न आएगा। कहने का मतलब ये कि प्रसाद का फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा। पीएम ने वाराणसी में प्रसाद परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यहाँ पर प्रसाद स्टैंड्स फॉर व्हाट? आपके 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको याद रखना है। प्रसाद स्टैंड्स फॉर, प्रसाद का मतलब है पिलग्रिमेज, रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। आप समझ रहे होंगे स्पष्ट इसका मतलब, अर्थात तीर्थ स्थलों के नवनिर्माण या फिर उनको पहले से जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको रिजुविनेट करना या इस तरह के काम को बढ़ावा देना, इनसे संबंधित जो भी परियोजना है, प्रोजेक्ट्स है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में किया गया। तो प्रसाद का फुल फॉर्म पिलग्रिमेज, रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव आपको याद रखना है। अब जो अंतिम फैक्ट है वो है इजराइल के तेल अवीव में बेसिकली दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन है? यह प्रश्न भी आपके लिए ही है। अर्थात इसमें आपके लिए 2 प्रश्न, एक तो ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का जो शताब्दी पूरा होने पर उसके लिए सिक्का किस देश ने जारी किया, यह आपके लिए पहला प्रश्न जो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। और दूसरा, इजराइल के तेल अवीव में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन है? तो इस तरह से इस वीडियो में जुलाई माह के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, महत्वपूर्ण तथ्य थे परीक्षा के लिए, उसको कवर किया गया। और इस तरह से आप बाकी अगस्त से मेरा वीकली करंट अफेयर्स
अगस्त से ही मैंने शुरू किया था वो सीरीज, तो अगस्त से आपको अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर रेगुलर मिलेगा, और जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इन 4 महीने के करंट अफेयर्स को बिल्कुल आपको वर्ड फॉर वर्ड डाइजेस्ट कर लेना है आगामी किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो CDPO हो, चाहे दरोगा हो, या फिर BPSC हो। ऑल द बेस्ट।